कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय राष्ट्रपति जी ने दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया और विगत वर्ष में जो उल्लेखनीय प्रगति थी और देश से और नागरिकों से जो उनकी अपेक्षा थी, उन्होंने विस्तार से देश के समक्ष रखा। मैं उनका आभारी हूं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि 2020 हमारा कठिनाइयों का वर्ष रहा है। कोविड-19 का संकट आया, सारी गतिविधियों पर विराम लगा, अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, रोजगार प्रभावित हुए और परिस्थितियां ऐसी थी कि एकदम देश हतप्रभ था। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे देश का लोकतंत्र और हमारे देश के नागरिक दोनों इस देश की बड़ी ताकत हैं और इसी का यह परिणाम हम सब लोगों को ध्यान में आया कि जब लॉकडाउन 1 हुआ तो उस समय देश ने जिस प्रकार से अनुशासन का परिचय दिया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम ही है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि वह कालखंड ऐसा कालखंड था कि अगर महामारी का विस्तार होता तो शायद हमारे पास उतने साधन भी नहीं थे कि हम उसका मुकाबला कर पाते। चाहे वो पीपीई किट का मामला हो, चाहे मास्क का मामला हो, सैनिटाइजर का मामला हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का मामला हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही गंभीरता के साथ, साहस के साथ जो निर्णय किए और उन निर्णयों का जिस प्रकार से 100% पालन में राज्य सरकारों ने, नागरिकों ने भूमिका निभाई, वह निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। इस दौरान बहुत सारे कोरोना वारियर उनका देहांत भी हुआ, बहुत सारे नागरिक भाई हमसे बिछड़ गए, कई संसद के साथी हमसे बिछड़ गए। निश्चित रूप से उसका भी दुख सारे देश को और हम सब लोगों को है। लेकिन ये भारत के लोकतंत्र और हमारी इन परंपराओं का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और देश की ताकत दोनों ने मिलकर इस पूरी महामारी पर नियंत्रण प्राप्त करने की एक सफलतम कोशिश की। और आज हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो महामारी है, इस महामारी से निपटने के लिए भारत पूर्ण रूपेण सक्षम है। एक पीपीई किट बनाना हमारे लिए मुश्किल होता था, आज हम पीपीई किट दूसरों को देने की स्थिति में आ गए हैं। जिला अस्पतालों तक में वेंटिलेटर की सुविधा हमारे यहाँ नहीं हुआ करती थी। यह सुविधा जिला स्तर के अस्पतालों से नीचे तक के जो हमारे छोटे अस्पताल हैं, वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था पहुँच गई है और उसके कारण निश्चित रूप से इस पर नियंत्रण प्राप्त करने में हम लोग बहुत सफल हुए हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के इस कृतित्व की निश्चित रूप से मैं प्रशंसा करना चाहता हूं। आज जब इस वर्ष का बजट आया तो स्वाभाविक रूप से सरकार की तो ये कोशिश होती है कि वह सभी क्षेत्रों पर ध्यान दे,
सभी वर्गों पर ध्यान दें, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देना हम सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस बजट में स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से 137% की जो वृद्धि की गई है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। आमतौर पर जब इस महामारी से हम लोग जूझ रहे थे उस समय ऐसा लग रहा था कि वैक्सीन हम पहले बनाएंगे या वैक्सीन दूसरे देश बनाएंगे और वो वैक्सीन हम सबको मिल पाएगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाकर जो देश को देशी उपलब्ध कराई, इसके कारण निश्चित रूप से भारत की ताकत भी बढ़ी है, भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है और हमारे वैज्ञानिकों का सम्मान भी बढ़ा है। कोरोना के इस कालखंड में चाहे उस समय दवाइयों को देने का मामला हो और चाहे आज वैक्सीन को देने का मामला हो, भारत दूसरे देशों की भी मदद कर रहा है। यह हम सब भारतीयों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही गर्व की बात है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार बड़े बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने हैं। कई बार यह बात आती है हमारे प्रतिपक्ष के विद्वान वक्ताओं के मुंह से कि भाई आप तो ये कहते हैं कि सब मोदी जी की सरकार ने किया है और बाकी पिछली सरकारों ने कुछ भी नहीं किया। मैं इस मामले में ध्यान दिलाना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का आरोप लगाना उचित नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल हॉल के अपने पहले भाषण में, जब उनको नेता पहले कार्यकाल में चुना जा रहा था तब भी, और 15 अगस्त के लाल किले से दिए जाने वाले उद्बोधन में भी उन्होंने यह कहा था जोर देकर कि मेरे पूर्व की जितनी सरकारें हैं उन सब सरकारों का योगदान देश के विकास में अपने अपने समय पर रहा है। और इसलिए इतनी बड़ी लोकतांत्रिक यात्रा और इतना बड़ा देश और उसकी प्रगति, उस मामले में ऐसा सोच न तो नरेंद्र मोदी जी का है और ना ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है और ना आने वाले कल में रहेगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से यह तो सच है कि जो काम नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में होगा, जिस ऊर्जा से होगा, जिस गति से होगा, जिस पारदर्शिता से होगा, जिस दृढ़ संकल्प से होगा, तो उसका उल्लेख तो हम लोग भी करेंगे और आप भी हाउस में नहीं करोगे, लेकिन व्यक्तिगत बातचीत में तो आप सबको भी एहसास होगा ही कि ठीक हो रहा है। तो इसलिए इस प्रकार का सोच मुझे लगता है उपयुक्त नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी प्रतिबद्ध रहेगी। मैं गांव से ही अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा जब 13वां फाइनेंस कमीशन आया था, उस समय फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार मंत्रिपरिषद जो तत्कालीन थी उसने मंजूर किया था कि देश की 2.5 लाख पंचायतों को 65,000 करोड़ रुपया 5 साल में मूलभूत की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मोदी जी की सरकार आई तो 14वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई। फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि पंचायतों को 2,292 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। सरकार बनी थी, स्वाभाविक रूप से सरकार के मन में यह बात रहती कि पैसा अगर हमारे हाथ में रहेगा तो हम ज़्यादा
कुछ योजनाएं बना सकेंगे, खर्च कर सकेंगे। लेकिन उस समय मोदी जी ने दोनों रिकमेंडेशन हूबहू स्वीकार की। एक तो ग्राम पंचायतों को 2,292 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों के लिए, और जो राज्यों को 32% दिया जाता था उसके स्थान पर 42%। और मुझे ध्यान है उस समय कैबिनेट में कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे थे। तो मोदी जी ने कहा था कि देखिए, गांव का विकास करना है तो पैसा गांव में पहुंचना चाहिए, और केंद्र से ज्यादा अच्छी पहचान राज्य अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए कर सकते हैं। वो समस्याओं के नजदीक हैं, निराकरण उनके हाथ में है, और अगर पैसा उनके पास रहेगा तो वो अच्छी योजनाएं बना सकेंगे, और जब राज्य आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। इस भावना के अंतर्गत 32 से 42% पैसा उस समय देना स्वीकार किया था। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अब तो 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी आ गई है, और 15वें वित्त आयोग ने 2,36,850 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों को देने का रिकमेंडेशन किया है। उसको मंत्रिपरिषद ने स्वीकार कर लिया है। 70,000 करोड़ रुपया नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के निकायों के लिए, स्वास्थ्य के लिए देना उन्होंने रिकमेंड किया है। उसमें ग्रामीण निकाय के लिए 43,000 करोड़ रुपया लगभग है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अब इन 5 सालों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया व्यय होगा, जिसका परिणाम ग्रामीण विकास के रूप में आएगा। यह मैं आप सबके समक्ष इस समय कहना चाहता हूं। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में हम सब जानते हैं, यहाँ बहुत सारे हमारे साथी बैठे हैं जो गांव में रहने वाले हैं, और गांव में चाहे आबादी के क्षेत्र में हमारा मकान बना हो, चाहे कोई भी संरचना हमने अपने रहने के लिए अपने खेत में बनाई हो, उसका मालिकाना हक किसी के पास नहीं होता था। जो खेती की जमीन है, हम उसके भूमि स्वामी होते थे, उस जमीन पर हम लोन ले सकते थे, उसको गिरवी रख सकते थे, उसका मालिकाना हक हमारे पास था। लेकिन अगर उस जमीन पर कोई बिल्डिंग बनी है, उसका हक और मालिकाना स्वतः किसी को भी प्राप्त नहीं था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि गत वर्ष पंचायती राज दिवस के अवसर पर हमने प्रधानमंत्री जी को अनुरोध किया और स्वामित्व नामक स्कीम प्रारंभ की, जिसको 6 राज्यों में हम लोगों ने पायलट किया, और लगभग 1,47,000 लोगों को अभी तक मालिकाना हक दिया जा चुका है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री जी ने इस बजट में इस स्कीम को 6 राज्यों के अतिरिक्त अब पूरे देश में प्रभावी कर दिया है, पैसा देना स्वीकार कर लिया है। अब गांव में रहने वाला भी कोई नागरिक जिसका अपना मकान मालिकाना हक का नहीं है, उसको इस योजना के अंतर्गत सर्वे करके राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा। राज्य सरकार उसको मालिकाना हक प्रदान करेगी। अब अगर उसकी जमीन से कोई सड़क निकल रही है और उसका मकान प्रभावित हो रहा है, तो शहर की भांति ही उसके मकान का भी आकलन होगा और उसको मुआवजा राशि उसी हिसाब से मिलेगी। अब यह मकान की जो संपत्ति है, ये संपत्ति बैंक में भी गिरवी रखी जा सकेगी। अगर कोई परिवार अपने बाल बच्चों को आगे काम शुरू कराना चाहता है, उसके लिए वो ऋण लेना चाहता है, तो यह संपत्ति उसके काम भी आएगी। यह एक बड़ी योजना भारत सरकार ने इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रारंभ की है। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, मनरेगा, यह तो सच है कि आप सबके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ,
फिर ये भी बात कही जाती है कि कुछ लोग कहते थे कि मनरेगा गड्ढों वाली योजना है। तो आप भी इस बात को अच्छे से जानते हो, हम भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि भाई जब तक आपकी सरकार थी तब तक निश्चित रूप से उसमें गड्ढा खोदने का ही काम होता था। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता भी और गर्व भी है। शुरुआत आपने की, लेकिन उस योजना को परिमार्जित हमने किया और आज मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि मनरेगा के अंतर्गत बनने वाली लाखों जो संरचनाएं हैं उनको जियो टैग करने का काम किया। मनरेगा के मजदूर को उसके अकाउंट में पैसा जाए मजदूरी केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित किया और मनरेगा बहुआयामी बने, बहुउपयोगी बने। मनरेगा सिर्फ लोगों को अकेला रोजगार देने का ही काम ना आए, रोजगार तो व्यक्ति को मिले ही, लेकिन ऐसी संरचना बने किसी गरीब आदमी के यहाँ कैटल शेड बन जाए तो पशुपालन के लिए उसको काम आएगा, उसकी ताकत बढ़ेगी। छोटा मोटा गांव में तालाब बन जाए तो जल रुकेगा, उससे जल का संवर्धन होगा। तो मनरेगा को हम लोगों ने परिमार्जित किया, मनरेगा में निरंतर पैसे को बढ़ाया और जब पिछले बार कोविड का संकट आया तो 61,000 करोड़ का बजट था, उस बजट को बढ़ाकर 1,11,500 करोड़ रुपया देना सुनिश्चित किया। तो मनरेगा के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला, 324 लाख करोड़ मानव दिवस सृजित हुए और मनरेगा के माध्यम से निश्चित रूप से जो ठीक उपयोग किया जा सकता था वो करने का प्रयास भारत सरकार ने किया। अभी माइग्रेंट लेबर की भी बात आई तो मनरेगा ने भी यह सुनिश्चित किया कि माइग्रेंट लेबर को रोजगार मिले और फिर प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी संचालित किया। इस अभियान के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और इसके माध्यम से भी बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर खुले और लोगों को रोजगार मिला। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि देश में चाहे बड़ी सड़क बने, चाहे चतुर्भुज योजना बने और चाहे छोटे से छोटे गांव में गांव का व्यक्ति भी डामरीकृत सड़क को जोड़ पाए, उसका उपयोग कर पाए, यह कल्पना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो रोड मैप बनाया था कि 6 लाख गांव को, 1,80,000 बसाहटों को 2007 तक डामरीकृत सड़क से जोड़ दिया जाएगा, वह काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि अटल जी की सरकार बीच में चली गई। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि बीच के कालखंड की जो स्थिति रही वो अलग है। आज फिर उस काम को प्रारंभ किया है, फर्स्ट फेज सेकंड फेज पूर्णता की ओर है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूसरा कार्यकाल प्रारंभ किया तो 80,250 करोड़ रुपए की लागत से 1,25,000 किलोमीटर सड़क थर्ड फेज के अंतर्गत बनाई जाएगी। यह भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया, बनाई जाएगी, जिसमें 42,000 किलोमीटर जो है स्वीकृत हो गई है। बहुत सारी जगह उसके शिलान्यास भूमि पूजन भी सांसद लोग कर रहे हैं। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र में हम जानते हैं कि आजीविका की बड़ी आवश्यकता है। 66 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को शक्ति संपन्न बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक उनको बैंक से जो ऋण का लिंकेज हुआ है वो लगभग 3 लाख करोड़ का है। उनका एनपीए जो कभी 2014 से पहले 23% हुआ करता था, आज हम लोगों ने परिमार्जित करके 2% तक उसको लेकर आए। और आप सब देखेंगे कि जब कोविड का संकट आया तो शहर में तो जागरूक थे, पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन गांव में भी
ग्राम पंचायत का सचिव, रोजगार सहायक, आशा वर्कर और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने कोविड प्रोटोकॉल का 100% पालन करने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। चाहे वो मास्क बनाने का मामला हो, सैनिटाइजर बनाने का मामला हो, उन सब ने देश के उस कालखंड के दौरान जो अपनी भूमिका थी, उस भूमिका का निर्वाह करने की पूरी एक सफलतम कोशिश की है। मैं सदन के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप की सभी बहनों को बधाई भी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में गरीब आदमी के जीवन स्तर में बदलाव आए, इस बात का सद प्रयत्न और संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को दोबारा से परिमार्जित करके बनाया गया, आकार बढ़ाया गया, पैसा बढ़ाया गया, और सिर्फ इतना ही नहीं कि हम आवास दे रहे हैं, इसका कोई यश प्राप्त किया जाए। गांव में रहने वाले व्यक्ति का जीवन सुगम हो, उसका जीवन यशस्वी हो, वह सही प्रकार से अपने परिवार के साथ रह पाए, इसलिए उसको आवास भी दिया। 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस भी उसको उपलब्ध कराया, हर घर में शौचालय की उपलब्धता कराई, सौभाग्य योजना के अंतर्गत उसको बिजली की उपलब्धता कराई, उस घर में रसोई की उपलब्धता कराई। और आज हम ये कह सकते हैं कि इन सब गरीब हितैषी योजनाओं के कारण गांव में निवास करने वाले व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव आया है। यह निश्चित रूप से एक योजनाबद्ध आमूलचूल परिवर्तन है। और मैं यह मानता हूं कि सरकार कोई भी हो, लेकिन सरकार का धर्म यही है कि देश में रहने वाले गांव गरीब किसान के जीवन स्तर में बदलाव आए, गांव में अधोसंरचना विकसित हो और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव आए, यह सुनिश्चित करने का हम लोगों ने प्रयत्न किया है। कृषि का क्षेत्र हम सब जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, उनके बहुत आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन लगातार इस दिशा में आशातीत वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को आह्वान किया, सरकारों को निर्देश दिया कि भाई एक कालखंड था जब हमारे पास खाद्यान्न का अभाव था, तब सरकारों ने विचार उत्पादन केंद्रित किया, लेकिन आज हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं, तो हमको किसान के बारे में अगर विचार करना है तो आय केंद्रित विचार करना चाहिए। और इसलिए किसान की आमदनी दोगुनी हो तो उसमें पीएम किसान योजना के माध्यम से 6,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन सरकार ने भी दिया। और आज हम ये कह सकते हैं कि 10 करोड़ 75 लाख किसानों को 1,15,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजने का काम किया है। लेकिन साथ ही साथ जब किसान की आमदनी दोगुनी करना है तो एक तरफ से काम करेंगे तो नहीं चलेगा, किसान की उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, उत्पादकता बढ़ना चाहिए। उत्पादकता के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए, सिंचाई के साधन बढ़ने चाहिए, लोगों को सूक्ष्म सिंचाई की ओर जाना चाहिए, फर्टिलाइजर की बीज की उपलब्धता समय पर होनी चाहिए। जी के बजट में पढ़ा है गौर से, उसमें 10,000 रुपया पीएम किसान में कम किया है, तो 10,000 करोड़, तो कृपा करके जरा उसमें वित्त मंत्री से बात करके इसमें आज के समय में जब इतनी बड़ा उत्पादन हो रहा है इसको कम करना उचित है। आनंद जी ने बिल्कुल वाजिब बात की ओर ध्यान दिलाया है।
लेकिन मैं उनको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब पीएम किसान योजना का सृजन हुआ उस समय एक अनुमान लगाया गया कि देश में 14.5 करोड़ किसान होंगे। तो 14.5 करोड़ किसानों के हिसाब से 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। अभी लगातार कोशिश करने के बाद भी 10 करोड़ 75 लाख किसान ही रजिस्टर्ड हो पाए। केंद्र सरकार लगातार इस बात की कोशिश में लगी हुई है कि जो बचे हुए लोग हैं वो भी रजिस्टर्ड हो जाएं। अभी पश्चिम बंगाल जैसे राज्य है, उन्हें अभी ज्वाइन नहीं किया था, वो आ जाएंगे तो 70 लाख उनके ही हो जाएंगे। तो चूंकि आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में हमारा काम इसमें चल रहा था 65,000 करोड़ रुपए में, और इस समय जो आप तो वर्षों मंत्री रहे हैं तो आपको मालूम है कि जो बजट की व्यवस्था थी तो थोड़ी उसमें दिक्कत भी थी, तो इसलिए वहां 75 हटा के 10,000 कम किया है। लेकिन जिस प्रकार से आप देखते हैं कि हम मनरेगा में बजट 38,000 करोड़ का होता है, खर्च 49,000 करोड़ का होता है, तो अगले बार फिर 49 हो जाता है, फिर अगले बार जो खर्चा 59,000 करोड़ हो जाता है। इसी प्रकार से आज भी अगर हम देखेंगे 61 की जगह 1,11,000 करोड़ किया। जैसे रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा, मैं आपके माध्यम से सदन को भी और किसानों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मंत्री महोदय, आपको कंक्लूड करने की ओर जाना पड़ेगा। जी ठीक है। Till he concludes, and we will reduce it from our other speakers. ठीक है। दूसरा, माननीय सभापति जी, हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि यूरिया की किल्लत किसानी के समय हमेशा होती थी। आप भी नीम कोटिंग करना चाहते थे लेकिन उस समय नहीं हो पाया, लेकिन नीम कोटिंग किया, उसके कारण फर्टिलाइजर की उपलब्धता बढ़ी, सूक्ष्म सिंचाई की दृष्टि से रकबा बढ़ा। देश में 86% छोटा किसान है। छोटे किसान का रकबा छोटा है, उसके पास निवेश करने के लिए साधन नहीं है। अगर कोई रिस्क लेकर वो महंगी फसल की तरफ जाए तो मार्केट का लिंक उसके पास नहीं है, और वो 86% किसान वस्तुस्थिति है कि एमएसपी का भी लाभ नहीं उठा पाता है। और इसलिए सरकार ने ये कोशिश की कि हम 10,000 नए एफपीओ बनाएंगे, और 10,000 नए एफपीओ को हम 6,850 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। 5 साल में उनको स्ट्रेंथन करेंगे। छोटे छोटे किसान 300 की 500 की संख्या में मिलकर एक एफपीओ के साथ जुड़ें तो उनका रकबा भी बढ़ेगा, उनका उत्पादन भी बढ़ेगा, वो टेक्नोलॉजी से भी जुड़ सकेंगे, और उनके उत्पादन का वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा तो वो अपने उत्पादन का वाजिब मूल्य के लिए बार्गेनिंग भी कर सकेंगे। इसलिए एफपीओ का एक बड़ा संसार खड़ा करने का काम इस देश में हम लोग कृषि के क्षेत्र में आरंभ कर रहे हैं। आप सब ने यह भी ध्यान दिया होगा कि एक तरफ किसान को एमएसपी लागत पर 50% मुनाफा जोड़ के दिया जाना शुरू हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी खेती के क्षेत्र में आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत दिया गया। सिर्फ खेती के लिए नहीं, फिशरीज के लिए 20,000 करोड़ रुपया, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ रुपया, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपया, फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपया। ऐसे ये कोशिश की गई है कि खेती में जो निवेश की जरूरत है वह निवेश खेती तक पहुंचे। हम सब गांव के रहने वाले लोग हैं। आज वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज कोई भी संरचना दिखाई देती है तो वो जिला स्थान या बड़ी मंडी के आसपास दिखाई देती है। कोई भी 80 किलोमीटर दूर रहने वाला किसान अपने उत्पादन को 80 किलोमीटर लेकर आके वेयर हाउस में रखे और 2 महीने तक वो फसल को रोके, ये उसकी हैसियत नहीं है।
ये जितनी भी संरचनाएं बनी है, इन संरचनाओं का उपयोग किसानों के लिए नहीं हो पाता, क्योंकि लगभग ये संरचनाएं व्यापारियों के लिए है या सरकारी गोदाम। किसान वेयर हाउस का उपयोग कर सके, किसान कोल्ड स्टोरेज का उपयोग कर सके, इस दृष्टि से ये इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे तक पहुंचे और इस गैप को भरा जा सके, और इसके माध्यम से सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों के जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आए। हम सब जानते हैं कि फल हो, तरकारी हो, ये कुछ फसलें ऐसी हैं जल्दी नष्ट हो जाती हैं और इनको उपयुक्त बाजार नहीं मिल पाता। कौन सोच सकता था कि रेल से फल और सब्जी जाना शुरू हो जाएगी। 100 किसान रेल प्रारंभ की गई हैं, जो एक तौर से चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है। रोज जा रही हैं, आ रही हैं, और किसान का जो उत्पादन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर किसान को उचित मूल्य दिलाने में मदद कर रहा है। किसान उड़ान योजना के अंतर्गत आज त्रिपुरा का पाइनएप्पल दूसरे देशों में भी जाकर अच्छी कीमत प्राप्त कर रहा है, जिसका फायदा निश्चित रूप से किसान लोगों को हो रहा है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। Honorable Minister, I just want to bring to your notice that your assigned time is over, but you can take time as per the other. पाँच मिनट में खत्म करता हूं। दूसरा आमतौर पर हम जानते हैं कि किसान गांव में रहता है, गरीब है, तो किसान को बुढ़ापे में सहारा मिल जाए, इसलिए किसान पेंशन योजना, किसान मानधन योजना, जिसमें 21 लाख किसान जुड़ चुके हैं 60 वर्ष की आयु के बाद, उनको 3,000 रुपया मासिक पेंशन मिलेगी। यह सुविधा भी सरकार की तरफ से आरंभ की गई। आपदा के समय यह नियम रहता था कि 50% से अधिक अगर लोग आपदा से प्रभावित होंगे तो ही सरकारी मदद उन्हें मिलेगी। इसको घटाकर 33% किया। इसका भी फायदा निश्चित रूप से किसान को और किसानी को मिलने वाला है। अब मैं एक जिक्र करके अपनी बात को पूरा समाप्त करूंगा। सामान्य तौर पर 3 कृषि सुधार कानूनों की बात इस समय ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रतिपक्ष के सभी मेंबर्स को भी। उन सब ने किसान आंदोलन पर भी चिंता की। किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आजाद साहब और आने भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। और जब प्रतिपक्ष के मेंबर्स ने भी, दीपेंद्र भाई आपका भी भाषण मैंने सुना, तो मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे, और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें। लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। मैं सर आपके सामने ही बैठा हुआ था। दूसरा, मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोगों ने ट्रेड एक्ट बनाया। ट्रेड एक्ट में यह प्रावधान किया कि एपीएमसी के बाहर जो एरिया होगा वो ट्रेड एरिया होगा। वो किसान का घर भी हो सकता है, वो किसान का वेयर हाउस भी हो सकता है, उसका खेत भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान के लिए किसी भी कीमत पर किसान वहां से अपने उत्पादन को बेच सकने के लिए स्वतंत्र है। ये हमारा एक्ट इजाजत देता है। एपीएमसी के बाहर अगर कोई ट्रेड होगा
तो उस पर किसी भी प्रकार का ना तो राज्य का टैक्स लगेगा ना केंद्र का टैक्स लगेगा। अब एपीएमसी के भीतर राज्य सरकार का टैक्स है, एपीएमसी के बाहर केंद्र सरकार का एक्ट है। केंद्र सरकार का एक्ट टैक्स को खत्म करता है और राज्य सरकार का जो एक्ट है वो टैक्स देने के लिए बाध्य करता है। तो मैं आपके माध्यम से किसानों को भी पूछना चाहता हूं और विशेष रूप से पंजाब के किसानों को भी पूछना चाहता हूं। उनके यहाँ थोड़ी परिस्थितियां अलग हैं, आड़तिया का कमीशन अलग है, बाकी सब चीजें अलग हैं, लेकिन हमने टैक्स को फ्री किया और राज्य सरकार टैक्स ले रही है। तो जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। लेकिन अब देश में उल्टी गंगा बह रही है और मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से किसान बंधुओं को भी कहना चाहता हूं और प्रतिपक्ष के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है, एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहां गलती है विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है, लेकिन किसान आंदोलन पर है। पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग, एक ही राज्य का मसला है। Please don't interfere. Let him speak. Please don't. We are very short on time. सभापति महोदय, किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी, खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। और इसलिए मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कौन सा प्रावधान है जो प्रावधान किसी भी व्यापारी को उस किसान की जमीन छीनने की इजाजत देता है? लेकिन लोगों को भड़काया जा रहा है, जमीन चली जाएगी। No, please, no comments from either side. No comments, please. Let the honorable minister speak. जहां पर भी एक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य से फसल का मूल्य बढ़ेगा सीजन पर तो उसका बोनस के रूप में हिस्सा किसान को मिलेगा, यह प्रावधान किया गया है। और किसान इस एक्ट से कभी भी बाहर हो सकता है, व्यापारी कभी भी बिना पैसे दिए इस एक्ट से बाहर नहीं हो सकता। और मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पंजाब सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए, हरियाणा सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए, और वो तो हुड्डा जी के समय ही पारित हुआ था। और आज अरे प्लीज, excuse me, please, he is not yielding. He is not
दीपेंद्र भाई, दीपेंद्र भाई, दीपेंद्र भाई, दीपेंद्र भाई प्लीज, अरे मुझे स्पष्ट तो करने दीजिए। You still मुझे have a स्पष्ट तो member, करने you दीजिए। can speak. He can reply नहीं later. नहीं, आपका नहीं लिया मैंने। माननीय सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन राज्यों के अभी लगभग 20-22 राज्य ऐसे हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने के लिए नया एक्ट बनाया है या उन्होंने एपीएमसी में शामिल किया है। नहीं We are already very tight on time. दीपेंद्र भाई, And दीपेंद्र let भाई, him finish. You still have a member to speak. He can reply in that. Honorable Minister, please continue. Honorable Minister, please continue. रूल 6 में एपीएमसी ने अमेंडमेंट हुआ हरियाणा में, मगर उसके साथ साथ ये प्रावधान बना कि अगर एमएसपी से नीचे कोई प्राइवेट कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में खरीद सकती है तो कानूनी कार्रवाई और सजा होगी। आप सजा का प्रावधान ठीक करेंगे। है दीपेंद्र भाई, आपकी बात आ गई, लेकिन मैं कुल देखिए दीपेंद्र जी, सवाल इसका नहीं है कि उस एक्ट में क्या लिखा है, सवाल इसका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा। ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में है, और ये पंजाब सरकार के एक्ट में है, और जो भारत सरकार ने एक्ट बनाया है उसमें किसान कभी भी बाहर हो सकता है। झूठ बोलेंगे तो हम सुनेंगे नहीं। देखिए सजा जेल का प्रावधान। Honorable member. दीपेंद्र जी, मैं ये एक्ट बता सकता हूं आपको, पंजाब सरकार का एक्ट बता सकता हूं। पंजाब सरकार के एक्ट में किसान को जेल जाने का प्रावधान है, और अगर वो नहीं देगा तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। लेकिन भारत सरकार का एक्ट, हरियाणा की बात कर रहे हैं कि किसी और एक्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैंने कहा पंजाब, सॉरी, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो ये कंफ्यूज होकर बोल रहे हैं। ऐसे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कमेटी की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा था एपीएमसी को समाप्त करो, उस बात को अगर इनकार करो तो बताओ। So, Honorable Minister. एपीएमसी को समाप्त करो। और ये पंजाब में हुड्डा जी, अब Honorable एक बार दीपेंद्र जी किसकी सरकार के पंजाब में Yes, yes, sir. To be made to a person और स्टेट or a state, Under and which the rule? individual person Under which rule is are not you present putting up here. the point of order? and about a report Sarvati, under which which is neither an official report nor a government report. So those under which references must- rule, Sharma ji, are you making the point of order? दीपेंद्र जी Hasn't given the दीपेंद्र जी rule. प्लीज, दीपेंद्र जी प्लीज, Honorable Minister, please sit. Please sit, let him speak. देखिए ये Honorable कॉन्ट्रैक्ट member. फार्मिंग एक्ट Honorable member. और ये ट्रेड है, ये सब हुड्डा जी की रिकमेंडेशन के कारण आए। कान खोलकर सुन लो, ये हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट के कारण आए। और अब जब दोबारा से कृषि पर बहस हो, जब कृषि पर बहस हो तब आप पढ़ के आना और बहस करना, मैं जवाब Under दूंगा which आपको। rule, sir? सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम। किसान भाइयों, 2 दिन पहले हमारे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लोकतंत्र की आत्मा कहे जाने वाले संसद में एक बहुत बड़ा झूठ बोला। कृषि मंत्री ने कहा संसद के अंदर
कि भाई इन 3 कानूनों में काला क्या है ये कोई नहीं बता रहा है, और किसान सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ये 3 कानून काले कानून हैं। माननीय मंत्री जी, आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि 3 दिसंबर को जो बैठक हुई थी विज्ञान भवन में, हमारे सभी किसान नेताओं ने एक एक करके सेक्शन वाइज आपके सामने इन कानूनों की गलतियों को बताया था, और उस समय ना तो मंत्री जवाब दे पाए थे और ना ही सरकार के अधिकारी कोई जवाब दे पाए थे। लेकिन उसके बावजूद आपने संसद में यह कहा कि अब तक किसी ने यह नहीं बताया कि इन कानूनों में काला क्या है। तो आज हम दोबारा से आपको यह बता रहे हैं इन कानूनों में क्या क्या काला है और किस तरीके से ये 3 कृषि कानून किसानों की मौत के फरमान हैं। बहुत सारे किसान भाइयों के भी हमारे पास फोन आए, मैसेज आए कि एक बार दोबारा से एक्सप्लेन किया जाए कि कानूनों में कहां कहां खामियां हैं, कहां कहां पे गलतियां हैं। तो बहुत कम शब्दों में मैं आपको बताता हूं संक्षिप्त में कि इन कानूनों में क्या क्या दिक्कत है। सबसे पहली बात यह है किसान भाइयों, नौजवान भाइयों, कि जो इन कानूनों का आधार है वो आधार ही गलत है। ऑल ओवर वर्ल्ड ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब जब फसलों के प्रोक्यूरमेंट सिस्टम में सरकार का रोल कम होता है और प्राइवेट इंडस्ट्री का रोल बढ़ता है तो किसानों का एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ता है। मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल देता हूं। जो ये कानून अभी लाए गए हैं इनको आसान भाषा में हिंदी में कहते हैं मुक्त बाजार की नीतियां, यानी फ्री मार्केट की नीतियां। यही कानून 2 से 3 दशक पहले वेस्टर्न कंट्रीज में आए थे। वहां का क्या हाल है ये जरा आप थोड़ा सा जान लीजिए। ये फ्री मार्केट की पॉलिसीज आने से पहले अमेरिका में किसी भी कृषि उत्पाद के, किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के फाइनल रिटेल प्राइस का 40% किसान की जेब में जाता था। यानी कोई भी कृषि उत्पाद यदि मार्केट में 100 रुपए का बिकता था तो उसमें से 40 रुपए किसान की जेब में जाते थे। लेकिन जब से फ्री मार्केट पॉलिसीज अमेरिका में लागू हुई तो किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के फाइनल रिटेल प्राइस का मात्र 15% किसान की जेब में जाता है। यानी अब 100 में से मात्र 15 रुपए किसान की जेब में जाते हैं और वो 25 रुपए वो अब व्यापारी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट की जेब में, बड़ी बड़ी कंपनियों की जेब में जाते हैं। दूसरी बात आप ये समझिए, 1993 में ब्रिटेन के अंदर मिल्क मार्केटिंग बोर्ड खत्म कर दिया गया और पूरे उस स्ट्रक्चर को, सिस्टम को प्राइवेटाइज कर दिया गया। तो उसके बाद से लेके अब तक 2021 तक ब्रिटेन के अंदर 31,690 स्मॉल डेयरी फार्म्स बंद हो गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि डेयरी फार्म तो बंद हो गए लेकिन दूध का प्रोडक्शन बढ़ गया। अब यह कैसे संभव हुआ? इसका कारण यह रहा कि बड़े बड़े डेयरी फार्म्स खुल गए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का पूरा होल्ड हो गया और जो छोटे किसान थे, जो स्मॉल डेयरी फार्म्स थे, वो पूरे तरीके से वो बर्बाद हो गए। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, लगभग 2 से 3 दशक हो गए वेस्टर्न कंट्रीज में ये पॉलिसीज लागू हुए, फ्री मार्केट की पॉलिसीज लागू हुए। उसके बावजूद अमेरिका के अंदर अमेरिका की सरकार ने अभी जस्ट 1.5-2 साल पहले 847 बिलियन US$ का सब्सिडी बिल पास किया। एक साल में अमेरिका के अंदर एक किसान को 42 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। यदि हम बात करें यूरोप की तो यूरोप में $100 बिलियन की सब्सिडी दी जाती है। OECD देशों में $240 बिलियन की सब्सिडी दी जाती है। चाइना में $212 बिलियन की सब्सिडी दी जाती है। नॉर्वे में +60% की सब्सिडी दी जाती है और हमारे देश में -5.7% की सब्सिडी दी जाती है। यानी किसान को कुछ मिलता नहीं है, उल्टा किसान से ले लिया जाता है। हमारे यहां पे किसान को मिलती है $282 की सब्सिडी मात्र। तो इसमें समझने की बात यह है कि यदि ये फ्री मार्केट की पॉलिसीज इतनी ही अच्छी होती, यदि ये फ्री मार्केट की पॉलिसीज किसान के लिए इतनी ही फायदेमंद होती तो ये वेस्टर्न कंट्रीज की सरकारें अपने किसानों को इतनी भारी भरकम सब्सिडी देने को आज क्यों मजबूर है? यदि ये पॉलिसी इतनी अच्छी होती तो वहां का किसान माला माल होता और सब्सिडी देने की कोई जरूरत ही ना पड़ती। तो वेस्टर्न कंट्रीज ये सभी इतनी भारी भरकम सब्सिडी दे रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि ये फ्री मार्केट पॉलिसीज किसान को बर्बाद करने वाली और कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने वाली पॉलिसीज हैं। अब हम यदि अपने ही देश की बात करें, 2006 में बिहार के अंदर APMC मंडी सिस्टम समाप्त कर दिया गया और उस समय बड़े बड़े नारे दिए गए थे कि प्राइवेट क्षेत्र बहुत निवेश करेगा और बिहार का किसान मालामाल हो जाएगा। आज बिहार के किसान की स्थिति क्या है? बिहार के कई जिलों की मेन फसल है मक्का, उसका सरकारी रेट यानी MSP है 1,850 रुपया क्विंटल।
लेकिन मक्का व्यापारी कितना खरीद रहे हैं, प्राइवेट लोग किस रेट पे मक्का खरीद रहे हैं? 500 से 600 रुपया क्विंटल। एक किसान की लागत भी पूरी नहीं हो रही है। अभी कुछ दिन पहले तक तो बिहार में धान की खरीद शुरू नहीं हुई थी। ऐसा भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां पर हमारे बिहार के किसान भाई मजदूरी करने के लिए मजबूर नहीं हो रहे हैं। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आप असम से लेकर गुजरात तक, किसी भी राज्य को उठा के देख लीजिए, आपको वहां पे बिहार के मजदूर भाई जरूर मिलेंगे। और जो लोग ये दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, आप इनमें से पूछिएगा, इनमें से अधिकतर के पास 3 से 4 एकड़ की अपनी जमीन होती है। 3 से 4 एकड़ की जमीन होने के बावजूद ये बाहर मजदूरी करने के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां प्रोक्यूरमेंट सिस्टम नहीं है। फसल आधे से भी कम दाम पे खरीदी जाती है। व्यापारी किसानों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। मुझे वो दिन याद है जब जबरदस्ती करके इन कानूनों को संसद में पास किया जा रहा था, तो उस समय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये कानून बिहार में लागू हुए थे और बिहार के किसानों का बहुत भला हो गया। मेरे किसान भाइयों, मेरे नौजवानों, आप खुद ये बात समझिए कि मक्का जिसका रेट 1850 रुपया क्विंटल, वो 500 से 600 रुपया क्विंटल बिक रहा है। ये तरक्की हुई या बर्बादी हुई? ये तो बर्बादी हुई ना। लेकिन प्रधानमंत्री जी इस बर्बादी को तरक्की बता रहे हैं। यदि ऐसी बर्बादी को वो तरक्की मानते हैं तो ऐसी तरक्की हमें नहीं चाहिए। भारत के किसान ऐसी तरक्की नहीं चाहता है। और दूसरी बात, कृषि मंत्री जी, आपके ही राज्य की यदि बात करूं, यानी मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल है ई अनुज्ञा। उम्मीद करता हूं आप अपने अधिकारियों को बोल के उस पोर्टल को जरूर खुलवाएंगे। अभी कुछ दिन पहले उस पर रिपोर्ट अपडेट हुई कि जब से 5 जून 2020 से ये कृषि अध्यादेश जबरदस्ती किसानों के ऊपर थोपे गए, तो उसके बाद से लेकर अब तक लगभग 6 महीनों में मध्य प्रदेश की सरकारी मंडियां दफन हो गई। मध्य प्रदेश में टोटल कृषि मंडियां हैं 268, उसमें से 47 मंडियां पूरे तरीके से ठप हो गई। 143 मंडियों में कारोबार 50 से 60% कम हो गया। खरीफ के सीजन की सभी क्रॉप्स मध्य प्रदेश के अंदर आधे से भी कम दाम पे बिकी। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का मंडी एक्ट 1972 का सबसे बेहतरीन एक्ट में से एक माना जाता है। पिछले साल इन्हीं 6 महीनों में, यानी मैं बात कर रहा हूं 2019 की, अब 2021 आ गया, तो 2019 में उन्हीं 6 महीनों में मंडी में टैक्स कलेक्शन हुआ था 600 करोड़ रुपए का। लेकिन 2020 में, यानी पिछले साल, उन्हीं 6 महीनों में टैक्स कलेक्शन हुआ मात्र 220 करोड़ का, यानी टैक्स कलेक्शन रह गया सिर्फ 36%। अब मेरे किसान भाइयों, समझने की बात यह है कि वहां पे मंडी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ किसान का दाम बाहर आधे से भी कम दामों पर बिक रहा है। अब आप इसी चीज को और एक्सप्लेन करके समझिए, ये हो क्या रहा है। जो ये प्राइवेट मंडियां होंगी जहां पे कोई टैक्स नहीं लगेगा किसी भी तरह का, व्यापारी को किसी भी तरह का लाइसेंस नहीं चाहिए होगा, तो वहां पे होगा क्या? यह संभव है कि 2 साल 3 साल तक बाहर व्यापारी आपको एमएसपी से 10 रुपया ज्यादा दे दे, हो सकता है ये। लेकिन जब 2 से 3 साल में उसकी पूरी मोनोपोली हो जाएगी, उसकी दादागिरी हो जाएगी, पूरा उसका एकाधिकार हो जाएगा, फिर वो अपना असली रंग दिखाएगा। उस समय तक सरकारी मंडियां बर्बाद हो चुकी होंगी। फिर वो किसान का दाम, किसान की फसल औने पौने दामों पर खरीदेगा। जिस तरीके से मंडी एक्ट बनने से पहले किसानों का शोषण होता था। रहबर आजम दीन बंधु छोटूराम जी ने मंडी एक्ट इसलिए बनाया था कि भाई किसान का शोषण बंद हो जाए, क्योंकि उससे पहले क्या होता था, जब किसान की फसल आती थी, सारे व्यापारी अपना गिरोह बना लेते थे, गठजोड़ बना लेते थे, फसलों के दाम गिरा देते थे और उसको फिर खरीद के बड़े बड़े गोदामों में स्टोर करते थे। किसान का भी एक्सप्लॉयटेशन होता था और एक आम इंसान का भी एक्सप्लॉयटेशन होता था। दूसरी बात इसमें समझने की यह है, जैसे एग्जाम्पल दूं मैं जियो का और बीएसएनएल का। जब जियो शुरू में आया तो फ्री में इंटरनेट बांट रहा था ना जियो, लेकिन धीरे धीरे करके बाकी दूसरे जो कंपटीटर थे वो सब खत्म कर दिए जियो ने, और आज जियो की दादागिरी हो रही है। तो जियो लगातार अपने जो उसके प्लान है उसकी कीमत बढ़ाता जा रहा है। ठीक इसी तरीके से मंडी सिस्टम में होगा। दूसरी बात, इस कानून के अंदर कहीं कोई एमएसपी का जिक्र नहीं है। जो एपीएमसी एक्ट है उसके तहत कहीं ना कहीं सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि किसान का सामान एमएसपी पर खरीदा जाए, लेकिन अब नए एक्ट के तहत सरकार अपनी इस जिम्मेदारी और जवाबदेही से भाग रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2018 का केस जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हुआ, अन्नदाता किसान समिति वर्सेस मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। उस अपने केस में जो फैसला सुनाया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, उसमें साफ साफ लिखा है कि 1972 मंडी एक्ट के अनुसार यह चीज जरूरी है कि मंडी के अंदर किसी भी फसल की पहली बोली जो लगेगी
वो एमएसपी से कम नहीं होनी चाहिए। यानी ये एपीएमसी एक्ट ये हमें अधिकार देता है कि हमारा सामान एमएसपी पर ही खरीदा जाए। लेकिन अब नए एक्ट के तहत सरकारें अपनी उस जवाबदेही और जिम्मेदारी से भाग रही हैं। यह है इन कानूनों में काला। और सबसे बड़ी बात, कृषि मंत्री जी, आपके ही राज्य की फिर बात करूंगा, रायसेन में, हरदा में, बहुत जगह भी ऐसे केसेस आए पिछले 6 महीनों में जहां पे कोई व्यापारी 10 करोड़ का सामान लेके भाग गया, 5 करोड़ का सामान लेके भाग गया। आप तो कहते हैं कि ऐसे केसेस में आप 30 दिन में फैसला करा देंगे, लेकिन किसानों को 3-3, 4-4 महीने हो गए ठोकरे खाते हुए। उनका अब तक कोई फैसला नहीं हुआ, ना तो उनको उनकी फसल मिली और ना ही फसल के उनको दाम मिले। ये सिचुएशन है। और दूसरी बात, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इन कानूनों में क्या काला है। मुझे तो लगता है इन कानूनों में सब कुछ काला है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, भाजपा के कई प्रवक्ताओं ने बार बार टीवी पे एक जुमला फेंका कि ये कानून बनाने से पहले 93 लाख किसानों से चर्चा हुई थी। लेकिन एक किसी समझदार व्यक्ति ने जब आरटीआई लगाई और सरकार से ये जवाब मांगा कि भाई आखिर वो 93 लाख किसान कौन से हैं जिनके साथ सरकार ने चर्चा की, तो जवाब आया आरटीआई के उस जवाब में कि सरकार के पास ऐसा कोई डाटा नहीं है। यानी सरकार ने कोई चर्चा ही नहीं की और ये तीनों कानून जबरदस्ती थोप दिए। अरे मंत्री जी, कोई नगर निगम की बैठक होती है ना, तो उस बैठक की भी मिनट्स होती हैं। तो ऐसा कैसे हो गया कि आपने 93 लाख किसानों से चर्चा कर ली और उनकी कोई मीटिंग मिनट्स नहीं थी? तो हकीकत तो ये किसी से चर्चा की ही नहीं गई। और दूसरी बात, इसी कानून की बात करें, इसकी जो धारा नंबर 5 में जो आपने कहा कि भाई ई मार्केटिंग को आप बढ़ावा देंगे और आपका दावा है कि उससे बिचौलिए कम हो जाएंगे। मंत्री जी, हम थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं और मैं निवेदन करता हूं आपके अधिकारियों से, हमें वो समझा दें। ई मार्केटिंग के तहत सरकार के पास ऐसा क्या मैकेनिज्म है जिससे वो किसी भी कृषि उत्पाद की फिजिकल डिलीवरी को सुनिश्चित कर देंगे? उसको और सरल भाषा में कहूं तो ई मार्केटिंग का अनुभव यह रहा है कि एक व्यक्ति कोई भी किसान की फसल खरीदेगा, वो उसकी फिजिकल डिलीवरी नहीं लेगा, वो अपना कमीशन बनाएगा, आगे किसी को बेच देगा। दूसरा उसकी फिजिकल डिलीवरी नहीं लेगा, अपना कमीशन बनाएगा, तीसरे को बेच देगा, चौथे को बेच देगा, ऐसे करके 10 से 12 को वो बेच दी जाती है। लास्ट में कंज्यूमर को भी ज्यादा रेट में वो मिलती है और किसान को भी कम रेट पे मिलती है, किसान को भी कम मूल्य मिलता है। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको असम के चाय के किसानों का, मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको केरल के रबड़ के किसानों का। ई मार्केटिंग सिस्टम ने चाय के किसानों को और रबड़ के किसानों को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कृषि मंत्रालय के अधिकारी कम से कम ये जरूर बताएंगे कि सरकार के पास ऐसा क्या मैकेनिज्म है जिससे वो कृषि उत्पादों की फिजिकल डिलीवरी सुनिश्चित कर पाएंगे। इसमें अगली बात, मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूं, मैं ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। इन कानूनों के तहत सरकार ने किसानों से यह अधिकार छीन लिया सिविल कोर्ट जाने का। मंत्री जी, हमारे जो शहीद हुए थे आजादी के आंदोलन में, जो हमारे बड़े बड़े लोग जिन्होंने शहादत दी थी, उन्होंने अपनी शहादत इसलिए दी थी कि हर एक भारतीय को लोकतांत्रिक अधिकार मिले, हर एक भारतीय को फंडामेंटल राइट्स मिले, इसलिए उन्होंने कुर्बानी दी थी। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मोदी सरकार की एक आदत है, जब भी किसानों के लिए कोई कानून बनाए जाते हैं तो उनमें एक ये रूल जरूर होता है कि किसान सिविल कोर्ट नहीं जा सकता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2014 का भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जो जबरदस्ती किसानों पर थोपने का प्रयास किया गया था, लेकिन देश के किसान उस समय भी एकजुट होकर खड़े हो गए थे और सरकार को वो अध्यादेश वापस लेना पड़ा था। उसमें भी आपने ये लिखा था कि अधिग्रहण के दौरान कोई भी किसान कोर्ट नहीं जा सकता है। इन कानूनों में भी यही है कि किसान सिविल कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता, वो सिर्फ एसडीएम के पास जा सकता है, जिलाधिकारी के पास जा सकता है। अब किसान भाइयों, नौजवानों, एक बात आप समझिए, जो एसडीएम और जिलाधिकारी हैं, जो डीसी हैं, ये तो सरकार का ही पार्ट है ना, और ये तो हमेशा डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिशियंस के कहीं ना कहीं दबाव में रहते हैं, और पॉलिटिशियंस व्यापारियों के दबाव में रहते हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान वो व्यापारी पॉलिटिशियंस की फंडिंग करते हैं, उसके बाद पॉलिटिशियंस व्यापारियों की मदद करते हैं। जो हमारा कोर्ट सिस्टम है ये सरकार से बिल्कुल अलग है, ये सरकार के अंडर नहीं आता, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। लेकिन अब किसानों से ये अधिकार भी छीना जा रहा है, तो ये इन कानूनों में काला है। यदि मैं बात करूं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो आपने बदलाव किया है, इसमें समझने की बात यह है कि उसके सेक्शन नंबर 2B के पैराग्राफ नंबर 2 में साफ साफ ये लिखा गया है कि जो स्टॉक लिमिट जो हटा दी गई है सरकार ने इस अमेंडमेंट के जरिए, उसमें यह लिखा है कि यदि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के दाम 100% बढ़ गए
और अनाज के दाम 50% बढ़े तो दोबारा से स्टॉक लिमिट लगेगी, लेकिन वो स्टॉक लिमिट सिर्फ किसानों पे लगेगी, वो स्टॉक लिमिट कंपनियों यानी वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट और प्रोसेसर्स पे नहीं लगेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार कंपनियों का फायदा करना चाहती है और किसानों को नुकसान में लेके जाना चाहती है। और मैं तो सभी देशवासियों से अपील करता हूं, देशवासियों एक बात आप समझिए कि किसान तो चलो अपना अन्न पैदा करता है, वो तो उसको खा लेगा, लेकिन जब ये पूरा सिस्टम, ये पूरा अनाज का भंडारण, ये कालाबाजारी और जमाखोरी करने की छूट जब व्यापारियों को मिल जाएगी तो आम जनता के साथ क्या होगा? आप एक बात समझिए, पानी की बोतल, पानी जो प्रकृति हमें देती है, जो कोई कंपनी नहीं बनाती है, उस पानी को भी ये 20 से 25 रुपए लीटर में बेच रहे हैं। जब अनाज पूरा इनके कंट्रोल में आ जाएगा तो आपके घरों में जो आटा आता है ना, वो आटा आएगा 500 रुपए किलो, 600 रुपए किलो। तो आज किसान समाज सिर्फ अपनी नहीं, पूरे देश की सभी वर्गों की लड़ाई लड़ रहा है। अब मैं यदि बात करूं, ये जो इस कानून के एक दूसरा पहलू भी बताऊं, जो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया है, इसके माध्यम से सरकार गरीब की रोटी छीन के बड़े बड़े व्यापारियों का मुनाफा कराना चाहती है। सीधी सी बात यह है। अब बात करें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कर लेते हैं। उसकी धारा नंबर 8 बी और 9 में सरकार ने क्या लिखा है? कोई भी व्यक्ति जो किसान की जमीन लेगा कॉन्ट्रैक्ट पे, वो उस जमीन के ऊपर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की स्कीम के तहत क्रेडिट ले सकता है। यहां पे सरकार ने चालाकी क्या की है? सरकार ने लोन नहीं लिखा, सरकार ने क्रेडिट लिखा है। मेरे देशवासियों, आप मुझे एक बात बताइए, हमारे देश में किसी भी स्कीम के तहत जब लोन मिलता है तो वो लोन किसी ना किसी चीज की गारंटी के ऊपर होता है। हवा में लोन नहीं मिलता है। हवा में लोन तो सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को मिलता है जो कर्जा लेते हैं और लेके भाग जाते हैं, फुर हो जाते हैं। विजय माल्या जैसे, नीरव मोदी जैसे, बड़े बड़े मुकेश अंबानी जैसे, अडानी जैसे, जिन्होंने भारी भरकम कर्ज ले रखा। किसी ने 2.5 लाख करोड़ का, किसी ने 1.25 लाख करोड़ का, पता नहीं कितना कितना ले रखा है। तो यहां पे जो वो व्यापारी जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो क्रेडिट लेगा यानी लोन लेगा, वो किसान की जमीन के ऊपर होगा। और दूसरी बात उसमें आगे लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा होने पे या तो व्यापारी उस जमीन को एज इट इज लौटा दे जैसे उसने पहले ली थी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ दे, या फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज इट इज खड़ा रहेगा और वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिकाना हक किसान के पास आ जाएगा। यहां पे जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोन होगा वो भी किसान के गले की फांस बनेगा। और एक और मैं आपको इसका पक्ष बताता हूं, एक दूसरा पहलू जो हमारी दूसरी मांग है। पहली मांग तो ये हो गई, इन 3 काले कानूनों को वापस लिया जाए। मैं उम्मीद करता हूं अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये कानून काले कानून क्यों हैं। दूसरी हमारी मांग जो है, एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूं। 2011 में जब हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के और ये कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होते थे, तो उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रिपोर्ट भेजी थी उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। और उस रिपोर्ट के सेक्शन नंबर B3 में खुद इन्होंने ये मांग की थी कि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। खाली एमएसपी घोषित करने से कोई काम नहीं बनेगा, किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो बात आप खुद कह रहे थे 2011 में, जिस बात की पैरवी आप खुद कर रहे थे प्रधानमंत्री बनने से पहले, आज आप अपने ही वादे से क्यों मुकर रहे हैं? जिस तरीके से आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के वादे से मुकरे, ठीक इसी तरीके से एमएसपी गारंटी के वादे से मुकर रहे हैं। और दूसरी बात, ओईसीडी आईसीआरईआर की रिपोर्ट ये साफ साफ कहती है, मेरे देशवासियों ये बात आप ध्यान से सुनिएगा। ओईसीडी आईसीआरईआर की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 17 सालों में हिंदुस्तान के किसानों को जो उचित एमएसपी नहीं मिला, उसके कारण भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जो 45 लाख करोड़ रुपए हमें मिलने चाहिए थे वो हमें नहीं मिले। और नाबार्ड की रिपोर्ट क्या कहती है? भारत के किसानों के ऊपर मात्र 9 से 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। भारत में मात्र 52% किसानों के ऊपर कर्ज है और एक किसान के ऊपर एवरेज कर्ज है 1 लाख रुपया। तो हमारे ऊपर कर्जा है 9 से 10 लाख करोड़ रुपए का, और जो सरकारों के ऊपर हमारा बकाया है, जो सरकारों ने हमें नहीं दिया, वो है 45 लाख करोड़ रुपया। यदि वो हमें 45 लाख करोड़ रुपया दे दें तो ये 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद हमें 35 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। जब मीटिंग के अंदर बात होती है एमएसपी गारंटी कानून की, तो सरकार कहती है कि इससे सरकार को बहुत वित्तीय घाटा हो जाएगा। कहां का वित्तीय घाटा होगा आपको? टोटल जो ये मार्केट है ये 17 लाख करोड़ रुपए का है। 14 लाख करोड़ रुपए का तो अभी भी ट्रेडिंग हो रही है।
आप यदि एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे तो आपको हर साल जरूरत पड़ेगी मात्र 3 लाख करोड़ रुपए की। और महत्वपूर्ण बात मेरे किसान भाइयों, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं ये सेलेबल कमोडिटी है, इनकी ट्रेडिंग होगी। ऐसा तो है नहीं कि सरकार हमसे खरीदेगी और फिर समुद्र में फेंक देगी। सरकार भी तो उसकी आगे ट्रेडिंग करेगी ना, तो सरकार को भी तो मुनाफा होगा ना। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब ये 3 लाख करोड़ रुपए कहां से आएंगे ये भी आपको समझना होगा। हमारे देश में हर साल 90,000 करोड़ रुपए के खाद्यान्न तेल मंगाए जाते हैं। क्यों मंगाए जाते हैं? क्योंकि उसमें सबसे बड़ा व्यक्ति जो उसमें पूरी डीलिंग करता है वो है गौतम अडानी। उसको हर लीटर में 5 से 10 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो उसको प्रॉफिट करने के लिए चाहे किसी की भी सरकार रही हो, सिर्फ उसके प्रॉफिट के लिए 90,000 करोड़ रुपए के खाद्यान्न तेल बाहर से मंगवाए जाते हैं। 80,000 करोड़ रुपए की दालें बाहर से आयात की जाती हैं। और मुझे याद है जब मोजाम्बिक में ये दाल का एग्रीमेंट हो रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत की सरकार उनको सब कुछ इक्विपमेंट देगी, सारी चीजें देगी, उनसे दाल खरीदेगी, वो दाल पैदा करें। यदि हमारी सरकार यही गारंटी भारत के किसानों को दे दे कि भाई भारत के किसान फसलें उगाएं, भारत के किसान ऐसी फसलें उगाएं जिससे खाद्यान्न तेल की पूर्ति हो जाए, भारत के किसान दाल की खेती करें, ये फसलें लगाएं, तो 80,000 करोड़ रुपए दालों के उसमें बच जाएंगे। 90,000 करोड़ रुपए जो खाद्यान्न तेल का इंपोर्ट होता है वो बच जाएंगे। तो 1,70,000 करोड़ तो यहीं से आ गया। जो मिल्क पाउडर इंपोर्ट करते हैं उसको बंद कर दिया जाए, सरकार अपने किसानों को दूध का अच्छा रेट दे, वहां से पैसे बचेंगे। जो अब की बार 5 लाख टन मक्का आयात किया गया वो आप बंद कर दीजिए, तो ये 3 लाख करोड़ तो ऐसे ही आ जाएंगे ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री नारा तो देते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने का। यदि आप ये कृषि उत्पादों का इंपोर्ट बंद कर देंगे प्रधानमंत्री जी, और अपने किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे, तो फिर भारत असली मायनों में आत्मनिर्भर भारत बनेगा। सिर्फ जुमलाबाजी करने से आत्मनिर्भर भारत नहीं बनेगा जैसा कि आपकी सरकार कर रही है। और एक अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन कानूनों में क्या काला है। मुझे तो लगता है सरकार की नीतियों में भी काला है और सरकार की नीयत में भी काला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, 2017-18 के बाद से सरकार ने एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कोई भी धन आवंटित नहीं किया है। अब तक जो बजट आए हैं उसमें एफसीआई को जो पहले फूड सब्सिडी के नाम पे जो धन आवंटित होता था, जो उसको बजट मिलता था, वो बंद कर दिया गया है। जब से मोदी सरकार आई है तब से लेके अब तक एफसीआई के ऊपर कर्जा 4 गुना से भी अधिक बढ़ गया है। अब एफसीआई मजबूर होता है हर साल नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से कर्जा लेने के लिए। आज के दिन एफसीआई के ऊपर लगभग 3.25 लाख से 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, जो 2014 से पहले 75 से 80,000 करोड़ होता था। यह बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि सरकार एक ग्राउंड तैयार कर रही है एफसीआई को भी बेचने का। सरकार ने हवाई अड्डे बेचे, एयरलाइंस बेचे और सारी सरकारी कंपनियां बेच दी। उससे पहले एक माहौल बनाया, उन कंपनियों को, उन एयरलाइंस को घाटे में दिखाया गया और उसके बाद उनको बेच दिया गया। अब समझने की बात यह है कि जब एफसीआई ही प्राइवेटाइज हो जाएगा, जब एफसीआई ही बिक जाएगा, तो फिर प्रोक्योरमेंट कहां से होगी? तो इसीलिए मैंने पहले जैसे कहा, सरकार की नीतियां भी काली है और सरकार की नीयत भी काली है। अब मेरे देशवासियों, मेरे किसान भाइयों, मेरे नौजवानों, किसान एकता मोर्चा ने आपको संक्षिप्त समय में, आसान शब्दों में आपको बताया है कि इन कानूनों में क्या काला है और क्या हमारी मांगे हैं, सरकार क्या कह रही है। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमारे सभी किसान भाइयों को, सभी नौजवानों को मालूम चले इन कानूनों में क्या क्या काला है। और उसके बाद कोई भी मीडिया वाला बंधु, कोई भी ऑल्टरनेटिव मीडिया प्लेटफॉर्म जब भी आपसे सवाल पूछें तो आप छाती ठोक के जवाब दिया कीजिए कि भाई इनमें ये गलतियां हैं। दीन बंधु छोटूराम जी एक बात कहते थे कि हे भोले किसान, दुश्मन ले पहचान और बोलना ले सीख। तो आप बोलना सीखिए, जब आप बोलेंगे तब आपकी मांगे पूरी की जाएंगी। अंत में फिर हाथ जोड़ के निवेदन है, किसान एकता मोर्चा पेज को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो ये किसान एकता मोर्चा की टीम है ये वॉलंटियरली बहुत अच्छा काम कर रही है। बलजीत भाई जो इसके हेड हैं, पूरे किसान आंदोलन की आवाज को ये कई गुना करके पूरी दुनिया में लेके जा रहे हैं। तो ये टीम भी बधाई के काबिल है। और जब आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, पेज को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, इनका भी हौसला बढ़ेगा। और अंत में ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास यानी किसानों के पास इन पॉलिटिकल पार्टीज की तरह कोई पेड आईटी सेल नहीं है। जो हमारे आईटी सेल वाले हैं ये भी आंदोलनकारी हैं। इसलिए आप हमारी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।